एक ही वृद्धि होगी, ये सिद्ध करना है उनको, असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि भी नहीं होगी, सिद्ध करेंगे। अथवा एकदा वाचता का परत परत वाचतो। हाँ। अब पहिली लाईन से पढ़ते अर्ध प्रयोग तिकडं अर्ध। हाँ। अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उनमें से एक खंड का उसी में प्रक्षेप करने पर विवक्षित योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है। मतलब बीच का जो अपन योग स्थान लिया है उसका प्रक्षेप भागहार कितना है? तो योग प्रक्षेप अर्ध योग प्रक्षेप भागहार जो है, पहले योग स्थान का जो भागहार है 80 माना हुआ, उसको 4 से खंडित किया उत्कृष्ट संख्यात से, तो 20 आया, तो उतने उसमें 80 में मिला दो, तो कितना हो गया? 100 हो गया। इस प्रक्षेप भागहार का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन के प्रति एक एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। इनमें से एक प्रक्षेप को विवक्षित योग स्थान में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार यहाँ के प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उसमें एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक असंख्यात भाग वृद्धि ही होकर आती है, पुनः हो जाती है। पुनः एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर, मतलब अपने माना हुआ 24 प्रक्षेप प्रविष्ट हो गए, तब तक असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर 25वां प्रविष्ट हो गया तो वहां पर संख्यात भाग वृद्धि होती है। पुनः एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है। पूर्वोक्त असंख्यात भाग वृद्धि के स्थानों से ये असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान विशेष अधिक है। कितना अधिक है? अर्ध योग प्रक्षेप भागहार यहाँ को, पर भी कितने अधिक है ऐसा चाहिए ना, कितने अधिक है। है के ऊपर भी, ये तो यहाँ पर बहुत अशुद्धि है। हाँ। अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से खंडित करने पर उनमें से एक खंड मात्र अधिक है। इस प्रकार यहाँ संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होकर संख्यात भाग वृद्धि तब तक जाती है जब तक कि एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र शेष खंड सब नहीं प्रविष्ट हो जाते, तब दुगुण वृद्धि होती है। परंतु यहाँ दुगुण वृद्धि नहीं होती क्योंकि अंतिम 2 खंड मात्र प्रक्षेपों का प्रवेश नहीं हुआ है, नहीं होता है, नहीं होता है। अथवा अब आगे और बताते हैं। अर्ध योग के उत्कृष्ट संख्यात से, अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उनमें से एक खंड अधिक योग स्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा इस प्रकार करनी चाहिए। तो इसी योग स्थान को लेकर के करते। ये क्या कहा यहाँ पर? अर्ध योग मतलब वही हो गया 160 जगन स्पर्धा को जो है वहां पर, उसको उत्कृष्ट संख्या से खंडित किया। 160 को उत्कृष्ट संख्या 4 से खंडित किया तो कितना है? 40 आया। उनमें से एक खंड अधिक मतलब 40 अधिक मतलब 200 हो गया। वही योग स्थान जो है उसको विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा इस प्रकार करनी चाहिए। किस प्रकार वृद्धि करना वो बताते हैं। यथा मतलब इसी को अन्य प्रकार से कहते हैं। एक अधिक उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन रूप के प्रति अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर एक खंड प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि अर्ध योग की अपेक्षा यह एक खंड अधिक देखा जाता है। पुनः इसके नीचे अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करके एक खंड को विरलित कर उपरिम विरलना के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर
प्रत्येक एक के प्रति एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। उसमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर विवक्षित योग को प्रतिराशि करके मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि रूप योग स्थान होता है। पुनः द्वितीय प्रक्षेप को ग्रहण करके प्रथम असंख्यात भाग वृद्धि स्थान को प्रतिराशि कर मिलाने पर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिपाटी से सविरलन मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि समाप्त नहीं होती। पुनः द्वितीय खंड को ग्रहण कर अधस्तन विरलना के समखंड करके देने पर पूर्व के समान प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। इतना करते हैं। ये जो अभी किया उसी को दूसरी तरह से सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा योग स्थान लेना, उसका पहले प्रमाण बताया कि अर्धयोग प्रक्षेप भागहार को नहीं, अर्धयोग प्रक्षेप को, अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके जो लब्ध आया 40 आया, उसको उसी में मिलाने पर जितना प्रमाण आया उस योग स्थान को विवक्षित करके वृद्धि की प्ररूपणा इस प्रकार करनी चाहिए। तो 160 में 40 मिलाया तो कितना हुआ, 200 हुआ। अब इसमें क्या करना है, उत्कृष्ट संख्यात अधिक एक, इसका विरलन करना। उत्कृष्ट संख्यात अपन ने 4 माना हुआ है, उसमें एक अधिक करते तो 4 अधिक 1 5 होता है। तो 5 का विरलन करो और यहाँ इस योग स्थान को समखंड करके दे दो तो कितना है यहाँ पर 40 आया। अब इसको वापिस क्या करना है, इसके योग प्रक्षेप भागहार को 80 है ना, यहाँ उसको उत्कृष्ट संख्या से खंडित किया तो कितना आया, 20 आया। इसका विरलन करके इसके ऊपर इस एक खंड को देना, एक अधिक उत्कृष्ट संख्या का विरलन करके जो आया हुआ एक खंड है उसको इस योग प्रक्षेप भागहार को, अर्धयोग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके जो एक लब्ध आया है उसका विरलन करना। मतलब 20 का विरलन किया और इस एक विरलन के ऊपर जो राशि आई है उसको समखंड करके देंगे तो 40 को 20 पर देना है तो 40/20 कितना हुआ, 2। तो एक एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुआ। ऐसे एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुआ। तो इसमें ये जो 200 जगन स्पर्धक वाला योग स्थान है उसमें एक प्रक्षेप मिलाएंगे तो कितना हुआ, 202। मतलब ये असंख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान आया। फिर दूसरा प्रक्षेप मिलाया तो दूसरा स्थान आया। इस प्रकार इस विरलन पर जितने हुए हैं प्रक्षेप, मतलब यहाँ जो एक खंड समखंड करके दिया है उतने प्रक्षेप प्रविष्ट हो गए वहाँ पर। तो यहाँ कहाँ तक जाएंगे, वो 240 तक। तो वहाँ तक अभी असंख्यात भाग वृद्धि ही होगी, संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ नहीं होगा। एक खंड के प्रविष्ट हो जाने पर भी वहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि ही होगी, संख्यात भाग वृद्धि नहीं हुई। तो यहाँ फिर दूसरे खंड को क्या करना, अधस्तन विरलन पर समखंड करके देना। ये सब योग इस पर जो आए हैं वो सब प्रविष्ट कर दिए। अब दूसरे खंड पर, दूसरे विरलन पर स्थित जो राशि है उसको इस अधस्तन विरलन पर समखंड करके देंगे तो भी वो एक एक प्रक्षेप प्राप्त होगा। तो इसमें से वापिस यहाँ पर 4 प्रक्षेप प्रविष्ट हो जाएंगे, तब तक क्या हो जाएगी, असंख्यात भाग वृद्धि ही होगी। फिर और एक प्रक्षेप प्रविष्ट हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगी, यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होगा। यहाँ पर होता है पेज सगळे उलटतात ना, यहाँ का ना, उसमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर विवक्षित योग को प्रतिराशि करके मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि रूप योग स्थान होता है। पुनः द्वितीय प्रक्षेप को ग्रहण करके
प्रथम असंख्यात भाग वृद्धि स्थान को प्रतिराशि कर मिलाने पर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिपाटी से सविरलन मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि समाप्त नहीं होती। वहाँ पर एक कम पहले प्रविष्ट हुए तो असंख्यात भाग वृद्धि समाप्त हुई थी ना, लेकिन यहाँ एक जो खंड है उतने मात्र वो योग प्रक्षेप प्रविष्ट होने पर भी वह असंख्यात भाग वृद्धि खत्म नहीं हुई, अभी असंख्यात भाग वृद्धि ही चल रही, असंख्यात भाग वृद्धि ही हो रही है। फिर संख्यात भाग वृद्धि कब प्रारंभ होगी? तो पुनः द्वितीय खंडों को ग्रहण कर अधस्तन विरलना के समखंड करके देने पर पूर्व के समान प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। वापिस यहाँ नीचे 20 का विरलन किया, उस पर 40 को समखंड करके दिया तो एक एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुआ। अब इस विरलना के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड करके उनमें एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेप जब तक प्रविष्ट होते हैं तब तक असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। ये नीचे कितना है? ये 20 विरलन है ना, तो इसमें क्या करना है? उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करो तो कितने हो गए? 5 हो गए ना। ये 20 है तो उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करेंगे तो 5 हो जाएंगे ना। तो इसमें एक खंड जो है उसमें एक कम करो, उतने प्रविष्ट होने तक असंख्यात भाग वृद्धि होगी। समझ में ना? ये नीचे जो विरलन किया है उसके उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करो और उसमें एक खंड में एक कम योग प्रक्षेप प्रविष्ट होने तक असंख्यात भाग वृद्धि होगी। अब यहाँ 5 आया है ना, ये उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड किए तो 5 के एक खंड हो गया, तो उसमें एक कम किया तो 4, तो 4 योग प्रक्षेप प्रविष्ट होंगे तब तक वो असंख्यात भाग वृद्धि ही होगी, तो 148 आ गया। फिर उसमें और एक प्रक्षेप प्रविष्ट हो जाएगा तो वहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होगा वहाँ पर। इतना देखते हैं। स्थान ज़्यादा है नहीं और विधि प्रविष्ट करवाने तो 2 नंबर का प्रविष्ट करवाना। अब इस विरलना के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड करके उनमें एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेप जब तक प्रविष्ट होते हैं तब तक असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। इस विरलना के मतलब 20 नीचे का विरलन है ना, उसके उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड किए तो 5 का एक खंड हुआ, तो उसमें एक कम मतलब 4 हुए। एक खंड मात्र प्रक्षेप जब तक प्रविष्ट होते हैं तब तक असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। पश्चात अन्य एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। क्योंकि 200 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना या 50, तो 200 में 50 मिल गया तो वह संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हुई। क्योंकि विवक्षित योग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर एक खंड का तथा उसको ही उसके वर्ग से खंडित करने पर एक खंड का आधा। या कुछ मुझे सुधार करना था लेकिन किया नहीं शायद मैंने, ये वाक्य में है ना कुछ सुधार होना चाहिए। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे विवक्षित योग है 200, विवक्षित योग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके जो प्रमाण आया वह प्रमाण अर्धयोग प्रक्षेप भागहार को, ये अर्धयोग प्रक्षेप भागहार ने अर्धयोग भागिले उत्कृष्ट संख्यात प्लस अर्धयोग भागिले उत्कृष्ट संख्यात का वर्ग, ये वही लब्ध आएगा। अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात से भाग दे करके जो खंड आया उसमें उसी अर्धयोग में उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से जो आया लब्ध जोड़ दो तो वो विवक्षित योग को उत्कृष्ट संख्यात से भाग देने पर वही प्रमाण आएगा। बराबर।
जैसे विवक्षित योग कितना है, 200 है, और उत्कृष्ट संख्या 4 है, तो कितना आया, 50 आया। और यही उत्तर कैसे आएगा, अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करो, तो कितना आया यहाँ पर 40। 160 भागिले 4, तो कितना हुआ, इसमें आधे प्लस करते हैं, 160 भागिले 4 का वर्ग 16 का भाग दिया, तो जितना ज़्यादा है वो प्रमाण आया ना, वह 40 प्लस 10, तो कितना हुआ, 50 हुआ ना। तो ये इसकी जो संख्यात भाग वृद्धि हुई तो वो कितनी हुई, 50 वृद्धि होने पर संख्यात भाग वृद्धि हुई। तो इसकी संख्यात भाग वृद्धि कितनी हुई थी, अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया उतने जाने पर हुई थी। लेकिन यहाँ अधिक कितने स्थान गए, अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात का वर्ग का भाग दिया, उतने अधिक प्रक्षेप वहाँ अधिक स्पर्धक प्रविष्ट होने पर वहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि इसकी हुई, क्योंकि यह आगे का स्थान है ना और ये पीछे का स्थान है, तो इसकी जो संख्यात भाग वृद्धि का स्थान आएगा, ये बड़ी संख्या में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे तो अधिक लब्ध आएगा, इसलिए इसके संख्यात भाग वृद्धि आने के लिए ज़्यादा स्थान जाने पड़ेंगे और इसकी संख्यात भाग वृद्धि आने के लिए कम स्थान जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है वहाँ पर आना संभव है, ऐसा लिखना चाहिए। वहाँ पर आगमन नहीं पाया जाता ऐसा लिखा है ना वहाँ पर, आगमन उवलंबादु। हाँ। क्योंकि विवक्षित योग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड का तथा उसको ही उसके वर्ग से खंडित करने पर एक खंड का आना पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना, आगमन उवलंबादो ऐसा चाहिए वहाँ पर। 103 पानावर दुसरी ओळीत एकदा त्यांचे ह्याच्यात केलेलं आहे का बघायला सर पाठ संशोधन, आगमन ऐसा चाहिए, ऐसा लगता है वहाँ पर, आगमान उवलंबादो है ना वहाँ पर। मतलब यहाँ अर्ध योग के ऊपर जो योग स्थान को विवक्षित करके अपने वृद्धि का प्रमाण निकाल रहे थे, तो उसकी संख्यात भाग वृद्धि कहाँ प्रारंभ होगी, तो उस संख्यात भाग वृद्धि का यहाँ इस तरफ से भी प्रमाण निकाला कि अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात से भाग दो और अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से भाग दो और दोनों को मिला दो, क्योंकि पहले अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात से भाग देंगे तो उसकी संख्यात भाग वृद्धि निकलेगी और उसके ये अधिक स्थान है इसलिए उसके वर्ग से भाग दिया और उतना उसमें जोड़ दिया, तो इस बीच के जो योग स्थान है उसके संख्यात भाग वृद्धि का प्रमाण निकला वहां पर 50 हो गया। अथवा इसी को दूसरे प्रकार से बताते हैं, उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति उसका संख्यात्वा भाग प्राप्त होता है। पुनः नीचे विरलित योग संबंधी प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उनमें से एक खंड का विरलन कर उपरिम विरलन के एक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर प्रतिराशीभूत विवक्षित योग में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार असंख्यात भाग वृद्धि होकर तब तक जाती है जब तक कि एक कम अधस्तन विरलन मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट न हो जाए। पश्चात अन्य एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है, क्योंकि पूर्व भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर एक खंड से पूर्व भागहार की अपेक्षा यह भागहार अधिक पाया जाता है। अंतिम गुणहानि स्थान के उत्कृष्ट संख्यात इसी को तीसरी प्रकार 3 प्रकार से निकाला है। बीच का जो योग स्थान है उसमें जो वृद्धि का प्रमाण है वो 3 उसको ही मतलब वही प्रमाण अलग अलग पद्धति से निकाला है। एकदम सरल है तीसरा प्रकार, इसका जैसा निकाला था ना वैसा ही निकाला है। तो यहाँ 200 है इस विवक्षित योग स्थान के स्पर्धकों की संख्या,
तो इसका जो प्रमाण है उसमें इसके जो प्रक्षेप भागाहार है वो कितना है 100 है। इसको उत्कृष्ट संख्या से भाग दो, तो कितना आया 25 आया। तो उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण क्या करना, इसके विरलन करना और इसका समखंड करके देना, तो हर एक पर कितना हुआ 25-25 हुआ। क्या हुआ, ये 25 प्रक्षेप भागाहार हो गया, मतलब इतने प्रक्षेप। तो यहाँ क्या करना, वापिस इसको विरलन करना ना, विरलन, हाँ वो पहले वो करना चाहिए था। हाँ 200 का ही किया है ना पहले, ये 200 को ही क्या करना है, यहाँ पर प्रक्षेप भागाहार को नहीं दिया, 200 को उत्कृष्ट संख्यात का विरलन करके समखंड करके देंगे, तो कितना हुआ 50-50 हुआ। अब यहाँ योग प्रक्षेप भागाहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आएगा उसका विरलन करना, मतलब 25 का विरलन करना। योग प्रक्षेप भागाहार के उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करके जो एक खंड का प्रमाण आया उसका विरलन किया, मतलब 25 विरलन हुआ, और उस पर 50 को समखंड करके दिया, तो 2-2 मतलब एक प्रक्षेप का प्रमाण हुआ। तो यहाँ पर ये सब प्रक्षेप इसमें प्रविष्ट कराना, तो एक प्रक्षेप प्रविष्ट किया तो एक असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान हुआ, फिर दूसरा प्रक्षेप प्रविष्ट किया तो दूसरा असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान हुआ। तो इसमें एक कम जब तक प्रविष्ट नहीं होते हैं, ये कितने हैं 25 है ना, तो 24 प्रक्षेप प्रविष्ट होते हैं, तब तक क्या हो जाएगी वहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि, और अंतिम एक प्रक्षेप प्रविष्ट होने पर वह संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ, संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होगा। वो अलग अलग पद्धति से बताए ना, वहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात में एक अधिक मिलाकर, दूसरे प्रकार में क्या किया था, उत्कृष्ट संख्यात में एक अधिक मिलाकर के 5 का विरलन किया और उसको समखंड करके दिया था, तो वहाँ पर वो पूरे 20-20-20 हुए थे ना वहाँ पर। तो एक खंड पूरा प्रविष्ट होने पर असंख्यात भाग वृद्धि समाप्त नहीं हुई थी, फिर दूसरे खंड में से एक कम खंड प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात खंड प्रमाण किए और उसमें एक कम, तब तक वह असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी। और ये सीधा यहाँ पर एक खंड जो है वो प्रविष्ट होने तक वह असंख्यात भाग वृद्धि होगी, एक कम एक खंड को प्रविष्ट होने तक। हाँ 200 से किया, तो ये संख्यात भाग वृद्धि कब प्रारंभ होगी, ये पूरे विरलन पर प्राप्त राशि है वो सब प्रविष्ट हो जाएगी, तब वहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होगा। यहाँ तक हुआ था ना अभी। अंतिम हो चुका है। अंतिम गुणहानि स्थान के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें प्राप्त किया क्या सुधार है। पश्चात अन्य एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है, क्यों वरचं वाक्य 2 ऊपर के 2 वाक्य, क्योंकि पूर्व भागाहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर प्राप्त हुए एक खंड से, ऐसा उसको जोड़ने के लिए, प्राप्त हुए एक खंड से पूर्व भागाहार की अपेक्षा यह भागाहार अधिक पाया जाता है। अंतिम गुणहानि स्थान के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें से एक एक खंड के प्रति प्रथम योग स्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा करते समय इसी प्रकार 3 तरह प्ररूपणा करना चाहिए। क्या बताया यहाँ पर, अंतिम गुणहानि स्थान के, ये जो अंतिम 2 गुण वृद्धि स्थान है वहां पर उसके कितने खंड करना, उत्कृष्ट संख्यात मात्र, मतलब 160 से लेकर 320 होंगे तो उसके कितने खंड करना, उत्कृष्ट संख्यात मात्र 80 आएगा एक। हाँ तो 40-40 का एक हो जाएगा ना वहाँ पर, तो 200 गए, वहाँ पर क्या हुआ, संख्यात भाग वृद्धि कैसी हुई वो बताया। अब 240 पर जाओ, दूसरा खंड आएगा ना, उत्कृष्ट संख्यात खंड में लाएंगे,
तो उसकी भी ऐसे प्ररूपणा करो 3 प्रकार से। उसमें कितने असंख्यात भाग वृद्धि कहाँ तक होगी? 240 है, तो उसमें अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 240 में 60 मिलेंगे तब वहाँ 300 होंगे, तब वहाँ संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी। इस प्रकार निकालना। फिर 280 लेना, तीसरा आखिर का खंड, तो उसकी तो संख्यात भाग वृद्धि भी नहीं होगी, वो दिखाना है अभी आगे। उसमें एक असंख्यात भाग वृद्धि ही होगी। अंतिम खंड लेंगे ना वहाँ पर, ऐसे अभी वो आगे बताएंगे। अंतिम गुणहानि स्थान के कितने खंड करना? उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके, मतलब अंतिम गुणहानि स्थान कैसे हो गए? 160 से लेकर के 320 दुगुने होते हैं ना, वो पूरे अंतिम गुणहानि कहलाएगी। उसमें कितने खंड करना? 4 खंड करना। 160 से लेकर 200 तक एक खंड हुआ, 200 से लेकर 240 तक दूसरा खंड हुआ, फिर 241 से लेकर के 280 तक तीसरा खंड हुआ, फिर 281 से लेकर 320 तक चौथा खंड हुआ। 4 खंड हुए ना। कितने हैं? 160 ही है ना वहाँ पर सब मिला करके। 160 से लेकर के 320 जब तक नहीं होता है तब तक कितने होंगे? उसमें 160 है समझो। तो उसके उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड किए तो 4 का भाग दिया तो 40 हो गए। तो 40 के एक खंड किए तो 160 से लेकर यहाँ पर 200 तक एक खंड होगा। फिर इस 200 को आधार करके वृद्धि का प्रमाण निकाला तो वहाँ पर 2 वृद्धि हुई, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। फिर दूसरा खंड होगा वो 240, इसको आधार बना करके वृद्धि का प्रमाण करेंगे तो वहाँ पर भी असंख्यात भाग वृद्धि होगी। कहाँ तक होगी? तो 240/4, तो कितना आया यहाँ पर? 60 आया। तो 240 में 60 मिलेंगे तो 300 हो जाएंगे। 240 + 60, तो वहाँ से उसकी संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी। मतलब उसकी भी संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि 2 वृद्धियाँ होगी। अब इसका जो चौथा आखिर का खंड है 280 के ऊपर, तो 280 को लक्ष्य में रख करके वृद्धि का विश्लेषण करेंगे तो वहाँ पर यहाँ 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 × 7 = 28, 70। तो 280 के ऊपर 70 मिलेंगे तो संख्यात भाग वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ उतने स्थान है क्या? नहीं है। तो उसकी संख्यात भाग वृद्धि उस अंतिम जो खंड होगा उसके असंख्यात भाग वृद्धि होगी, संख्यात भाग वृद्धि और गुण वृद्धि नहीं होगी। ये बताएंगे अभी यहाँ पर। द्वितीय प्ररूपणा में उत्कृष्ट संख्यात का भागहार एकादि एकोत्तर क्रम से प्रत्येक खंड के प्रति बढ़ाना चाहिए। एक मिनट। द्वितीय प्ररूपणा में, द्वितीय प्ररूपणा में उत्कृष्ट संख्यात का भागहार एकादि एकोत्तर क्रम से प्रत्येक खंड के प्रति बढ़ाना चाहिए। द्वितीय खंड के रहते हुए दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती है। द्वितीय प्ररूपणा में वह किया था ना, उत्कृष्ट संख्यात आदि 1 करके वो 5 का विरलन किया और उसको समखंड करके दिया। यहाँ पर 2 मिलाएंगे, 6 का विरलन करेंगे और उसको 240 को समखंड करके देंगे। हाँ, तो वहाँ पर फिर 40 आएगा उसके ऊपर। इस प्रकार एक एक बढ़ाना। द्वितीय प्ररूप 3 प्रकार की प्ररूपणा की ना, एक पहले अर्धयोग को विवक्षित करके लिए, फिर उसके बाद दूसरी प्ररूपणा में उत्कृष्ट संख्यात का विरलन किया तो उसमें 1 अधिक मिलाया, और तीसरा जो है जो विवक्षित योग स्थान है उसको ही संख्यात से भाग, उत्कृष्ट संख्या से भाग दे करके एक खंड निकाला और उसका ही विरलन करके उसमें एक एक योग प्रक्षेप बढ़ाते गए। तो जो द्वितीय प्ररूपणा है उसमें उत्कृष्ट संख्यात अधिक 1 मिलाया था, फिर आगे के खंडों का जब करेंगे तो वहां पर एक एक अधिक बढ़ाते जाएंगे विरलन में। उत्कृष्ट संख्यात अधिक 2 करेंगे तो 6 का विरलन होगा और उसको 240 का करके देंगे तो 40 ही प्राप्त होगा वहां पर। 280 का करेंगे तो वहां 7 विरलन हो जाएगा। उत्कृष्ट संख्यात अधिक 3, इस प्रकार। क्योंकि उत्कृष्ट योग से ऊपर दोनों खंडों का अभाव है। द्वितीय खंड के रहते हुए 2 गुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती है।
तृतीय खंड के रहते हुए भी दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि उससे ऊपर 4 खंडों का अभाव है। इस प्रकार खंड खंड के प्रति उत्तर उत्तर 2-2 खंडों के अभाव का हेतु कहना चाहिए। अथवा द्विगुणित अधस्तन खंड शला का प्रमाण। ये ऊपर का समझ में आया क्या? ये ऊपर जो बताया अभी वो उत्कृष्ट योग से ऊपर दोनों खंडों का अभाव है, ऐसा क्या ना? यहाँ पर वो एक्स्ट्रा असलेला पहले 200 का जो किया था वहां पर कितने खंड किए थे? 40 40 40, तो 4 खंड किए थे, तो एक खंड वहां प्रविष्ट नहीं हुआ क्योंकि उतने योग स्थान नहीं थे। योग या दो खंड नहीं हुए ना? दो नहीं हुए। हाँ हाँ द्वितीय प्ररूपणा में उत्कृष्ट संख्यात का भागाहार एकादि एकोत्तर क्रम से प्रत्येक खंड के प्रति बढ़ाना चाहिए। तृतीय खंड की अपेक्षा भागाहार उत्कृष्ट संख्यात अधिक 2, 4 अधिक 2 6 हो गए, तो 240 को 6 का भाग दिया तो 40 आया। तो एक एक विरलन पर 40 40 40, मतलब वहाँ पर देय राशि तो सब जगह समान निकालना है, इसलिए विरलन एक एक बढ़ाते गए हैं। द्वितीय खंड की अपेक्षा वृद्धि करने पर दुगुण वृद्धि उतनी ही उत्पन्न होती है, क्योंकि अंक संदृष्टि से द्वितीय खंड के प्रथम योग स्थान के स्पर्धक 200 है, उसका दुगुना कितना होगा? 400 होता है। 320 स्पर्धक का उत्कृष्ट योग स्थान है। द्वितीय खंड का दुगुना होने के लिए 320 के आगे और कितने खंड प्रविष्ट होना चाहिए? 2 खंड प्रमाण योग स्थान चाहिए, लेकिन उनका अभाव है क्योंकि उत्कृष्ट योग स्थान के आगे योग स्थान नहीं है, इसलिए 2 खंडों का अभाव है। इसलिए द्वितीय खंड की अपेक्षा संख्यात गुण वृद्धि नहीं होती। तृतीय खंड की भी दुगुण वृद्धि नहीं होती। तृतीय खंड का प्रथम योग स्थान के स्पर्धक कितने हैं? 240, उसका दुगुना करेंगे तो कितना होगा? 480। तो दुगुना संख्यात गुण वृद्धि होने के लिए कहाँ तक अपना प्रविष्ट करेंगे? उत्कृष्ट योग स्थान 320 है, तो 240 का दुगुना होने के लिए उसके आगे कितने और खंड चाहिए? 4 खंड चाहिए। 160 चाहिए ना, और 160 मतलब 4 खंड चाहिए, लेकिन उसका अब उनका अभाव है। इस प्रकार खंड खंड के प्रति उत्तरोत्तर 2-2 खंडों के अभाव का हेतु कहना चाहिए। 2 खंड, फिर 4 खंड का अभाव है, फिर 6 खंड का अभाव है, 8 खंड का अभाव है। इस प्रकार 2-2 खंडों का अभाव अधिक अधिक करते जाएंगे, क्योंकि आगे आगे गए तो उतने योग स्थान आगे नहीं है। अथवा हाँ बराबर क्या हो गया? अथवा हाँ अथवा द्विगुणित अधस्तन खंड शला का प्रमाण खंडों के द्वारा इसका कथन करना चाहिए, क्योंकि एक तो अधस्तन खंड शला का प्रमाण खंडों का भागाहार के ऊपर आधिक्य पाया जाता है, और दूसरे अधस्तन खंड की शलाकाओं से कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों का ही ऊपर प्रवेश देखा जाता है। मतलब दूसरा खंड है तो यहाँ पर एक नहीं क्या कहा? द्विगुणित अधस्तन खंड शला का प्रमाण खंडों के द्वारा इसका कथन करना चाहिए। अर्थात द्वितीय खंड की अपेक्षा अधस्तन खंड शला का कितनी हुई? 1 है, उसको द्विगुणित करने पर कितने हुए? 2 हुए। तो पहले खंड की अपेक्षा से कितने खंडों का अभाव है? 2 खंडों का अभाव है। तृतीय खंड की अपेक्षा से क्या होगा? अधस्तन कितनी खंड शला का होगी? 2। तो उसमें उसका दुगुना करना है, तो कितना हो गया? 4। तो तृतीय खंड की अपेक्षा से 4 खंडों का अभाव है वहां पर। जितनी अधस्तन खंड शलाका है ना, उसको दुगुना करना। दूसरा खंड है तो उसके अधस्तन शलाका कितनी हुई? 1 हुई। दूसरा खंड है तो उसके नीचे खंड कितने हुए? 1 हुए ना, उसको द्विगुणित करो। उतने खंडों का अभाव है, ऐसा कहेंगे। खंडों का अभाव मतलब उतने खंड वहां प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां योग स्थान उतने नहीं है।
हाँ, तो तीसरा खंड है तो उसके नीचे एक अधस्तन खंड शलाका कितनी हुई? 2 हुई, उसको द्विगुणित करो तो 4 खंडों का अभाव है। चौथा खंड किया तो उसके अधस्तन खंड शलाका कितनी हुई? 3, उसका दुगुना करो तो 6 खंडों का अभाव है। इस प्रकार जितनी खंड शलाका उसके नीचे है उससे दुगुना करके उतने खंडों का उसके आगे अभाव होता है, ऐसा लगाना। मतलब अंतिम दुगुण हानि जो की है उसके उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड किए हैं। अब उत्कृष्ट संख्यात कितनी संख्या बड़ी है वो समझो, उतने उसके खंड है। तो उसमें आगे आगे के खंडों में कितने खंडों का अभाव होगा उसका प्रमाण इस प्रकार निकाला है कि उसके नीचे जितने खंड हो गए उसको दुगुना करो उतने आगे खंड उसके प्रविष्ट नहीं होंगे। खंडों का अभाव इसका अर्थ उतनी वृद्धियां नहीं होगी उसमें। नीचे खंड उसका डबल करो और नीचे विष्णु, इसका कारण क्या है? उतना आगे गए हैं ना, इसलिए पहले अर्धयोग प्रक्षेप से अपन दूसरे खंड पर गए वहां पर। हाँ, तो एक खंड वहां आगे निकल चुका है ना, तो इसलिए वहां उसके आगे 2 खंडों का अभाव करना पड़ेगा। वहां पर दुगुना करने के लिए फिर 2 खंड कम हो जाएंगे ना, उसमें आगे के खंड का दुगुना करेंगे तो वहां 2 खंड कम हो जाएंगे ना। फिर उसके आगे के खंड के दुगुना करेंगे तब दुगुन वृद्धि होगी, तो फिर वो 4 खंडों का वहां पर अभाव मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस प्रकार दुगुन वृद्धि नहीं होती, ऐसा मतलब ऐसा कारण कहना चाहिए, क्योंकि अधस्तन खंड शलाका प्रमाण खंडों का भागाहार के ऊपर आधिक्य पाया जाता है। मतलब जो भागाहार अपने क्या ना, उत्कृष्ट संख्यात अधिक 1, उत्कृष्ट संख्यात अधिक 2, उत्कृष्ट संख्यात अधिक 3, ऐसा भागाहार विरलन करते गए ना, तो इसलिए उतना आधिक्य पाया जाता है। जैसे द्वितीय खंड का भागाहार 4 अधिक 1 मतलब 5 हो गया, तृतीय खंड का भागाहार 4 अधिक 2 6 हो गया। अधस्तन खंड की शलाकाओं से कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों का ही ऊपर प्रवेश देखा जाता है। जैसे द्वितीय खंड के ऊपर कितने खंड प्रविष्ट होंगे? 3 खंडों का ही प्रवेश है। तृतीय खंड के ऊपर कितने प्रवेश होंगे? 4 - 2 करो तो 2 खंडों का ही प्रवेश होगा। क्या समझ में आई है? अधस्तन खंड की शलाकाओं से कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों का ही ऊपर प्रवेश देखा जाता है। इसका अर्थ भावभाषण होगा कि देखो, मतलब जितने वह खंड है उसके नीचे जितने अधस्तन खंड शलाका हुई उसको क्या करना? उत्कृष्ट संख्यात में से माइनस करो तो उतने खंड उसके आगे प्रविष्ट होंगे। तो दूसरा खंड है तो उसमें अधस्तन खंड शलाका कितनी हुई? 1, उत्कृष्ट संख्यात में से 1 माइनस करो तो कितना हुआ? 3, तो उतने 3 खंड प्रविष्ट होंगे उसमें। ऐसा लेना। फिर तीसरा खंड है तो उसमें अधस्तन शलाका कितनी हुई? 2 हुई, तो उत्कृष्ट संख्यात में से 2 कम करो तो 2 खंड शलाकाओं का वहां प्रवेश होगा। तो नहीं, प्रवेश कितना होगा? खंडों का कितने खंडों का उसमें प्रवेश होगा? बाकी के खंडों का अभाव होगा, ये लिखा ना। प्रवेश कितने का होगा ये बता रहे हैं। तृतीय खंड के ऊपर 2 खंडों का ही प्रवेश होता है। तृतीय खंड अपने देखा था ना 240 से आगे का, तो उसमें कितने प्रविष्ट हुए? 2 ही हुए ना, 280 और 320 तक, इस प्रकार। हो कहाँ तक? नीचे सीधा है। दूर मार्ग होता है ना ऐसा, थोड़ा कठिन आएगा थोड़ा सरल आएगा। अब सरल मार्ग जानो। जानने वाले को ही जानो। न्यायिक स्वभाव में विकल्पों का अभाव है। न्यायक ज्ञाता दृष्टा मात्र ही है।
योग के परिणामों को, योग की शक्ति को मात्र जानने वाला ही हूँ, करने वाला नहीं हूँ। मैं अरिहंत स्वरूप हूँ, केवल ज्ञान स्वभावी हूँ। विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावूणं। कम्मठजनियवेयण उवै समुत्तीर्णये चिणेनमियुं वेयणमहाहियारं विविहहियारं परुवेमो। पेज नंबर 104 है। यहाँ पर प्रकरण चल रहा है योग स्थान का। योग स्थान में जो मतलब मूल तो वहाँ से प्रकरण प्रारंभ हुआ है कि जीव यव मध्य जो है लेना कि योग यव मध्य लेना। तो योग यव मध्य लेना, जीव यव मध्य नहीं लेना, ये तो उसकी बात हुई थी। और उसके बाद जीव यव मध्य, क्या बोलते हैं, जीव की जो अंतिम गुण हानि है उसमें वह आवली के असंख्यात्वे भाग काल तक रहता है, ये आया था। तो उसमें आवली के असंख्यात्वे भाग काल तक ही क्यों रहता है, उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर आवली दो असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि दो ही होती है, मतलब एक वृद्धि और एक हानि होती है। इसलिए वहाँ पर वह आवली के असंख्यात्वे भाग काल तक ही रहता है, अधिक काल नहीं रहता। तो उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए, मतलब भाव भाषण होने के लिए वहाँ असंख्यात भाग वृद्धि ही एक होती है, बाकी की वृद्धि नहीं होती है। इसका अपने को भाव भाषण होने के लिए आचार्य उसको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो वहाँ कहते समय जो पहली दुगुण वृद्धि है उससे आगे आगे की जो दुगुण वृद्धि है वो दुगुनी होती गई है। फिर अंतिम जो गुण वृद्धि है योग स्थान के, मतलब उसमें आधे से अधिक योग स्थान है अंतिम दुगुण वृद्धि में, फिर भी वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि नहीं हुई है। मतलब नीचे के जो योग स्थान है उससे अधिक योग स्थान वहाँ एक अंतिम दुगुण वृद्धि में है, फिर भी अपन ने देखा कि उसमें असंख्यात गुण वृद्धि नहीं, मतलब वहाँ से लेकर के आगे देखते हैं तो वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती। जगन योग स्थान से देखेंगे तो उसमें असंख्यात गुण वृद्धि होगी, लेकिन अंतिम दुगुण वृद्धि का जो पहला योग स्थान है वहाँ से यदि आगे जाते हैं योग बढ़ाते हुए तो असंख्यात गुण वृद्धि वहाँ नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर इतने योग स्थान होते हुए भी उसमें असंख्यात गुण वृद्धि नहीं हुई है, ये बताना है। फिर इसमें तो ये अंतिम जीव गुण हानि स्थान जो है वो तो बहुत छोटा है, वो कितना है वो अभी यहाँ उसका और खुलासा हो जाएगा। तो अंतिम दुगुण वृद्धि के पहले योग स्थान को विवक्षित करके उसमें 3 प्रकार की वृद्धियाँ बताई। फिर अंतिम दुगुण वृद्धि के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडकीय, उत्कृष्ट संख्यात की जितनी संख्या है उतने एक दुगुण वृद्धि में खंडकीय। तो अभी यहाँ पर अपने देखा था तो 40-40 के एक खंड हुए, मतलब 160 से लेकर 200 तक, 200 से लेकर के आगे 40 तक, 240 के आगे 280 तक,
फिर आगे का लास्ट मतलब उत्कृष्ट संख्यात का जितना प्रमाण है उतने उसके खंड करना वास्तविक गणित में भी। और एक एक खंड का जो पहला योग स्थान है उसको विवक्षित करके आगे की वृद्धियाँ निकाली। तो पहले खंड के बाद दूसरा खंड आया तो वहाँ पर भी 2 ही वृद्धि हुई, संख्यात गुणवृद्धि नहीं हुई। संख्यात गुणवृद्धि भी पहले खंड के पहले योग स्थान को आधार करके जब निकालते तभी वहाँ पर संख्यात गुणवृद्धि पाई जाती है उसकी अपेक्षा से। लेकिन आगे के योग स्थान को आधार करके आगे की कितनी वृद्धि हुई निकालेंगे तो वहाँ असंख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागवृद्धि 2 ही हुई। तो इस प्रकार सब खंड में निकालना ऐसा आपने को बताया। अब यहाँ आखिर में केवल अंतिम खंड का निकालते हैं। तो उसमें कितने प्रकार की वृद्धियाँ होती है वो दिखा रहे हैं। 104 नंबर का पेज है। ये होने के बाद फिर आप वापस देखेंगे वो योग मध्य का। अब वहाँ से पास में रह पकड़ना उसको माइक को। अब अंतिम खंड के जघन्य योग स्थान को विवक्षित करके वृद्धि की प्ररूपणा करते समय एक कम दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड करके देने पर पूर्व खंडों के सदृश खंड होकर स्थित होते हैं। क्या किया? अब अंतिम खंड कौन सा है? आपने अंक संदृष्टि से देखा तो 280 से लेकर के आगे अंतिम खंड होगा। तो उस अंतिम खंड का जो जगन योग स्थान है उसमें 280 जगन स्पर्धक है माने हुए, उसको विवक्षित करके वृद्धि की प्ररूपणा करते समय क्या करना? वहाँ पर एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण अपन ने 4 माना और दुगुना किया तो 8 हो गया, उसमें एक कम किया तो 7 हो गया। उसका क्या करना? विरलन करना। मतलब ही वहाँ पर पहले आया था ना उत्कृष्ट संख्यात में 1 अधिक करना, 2 अधिक करना, 3 अधिक करना। अब अंतिम खंड है तो वहाँ पर कितना अधिक होगा? एक कम उत्कृष्ट संख्यात वहाँ पर अधिक होगा उत्कृष्ट संख्यात में। तो उसी को अर्थ यहाँ पर क्या कहा? एक कम दुगुना उत्कृष्ट संख्यात। नहीं, उत्कृष्ट संख्यात है। पहले खंड में अपन ने कितना मिलाया था? दूसरे खंड में 1 मिलाया था, तीसरे खंड में 2 मिलाएंगे, चौथे खंड में 3 मिलाएंगे। अब आखिर का खंड में उत्कृष्ट संख्यात्वा खंड है तो वहाँ पर एक कम उत्कृष्ट संख्या उसमें मिलाएंगे। तो इसका ही अर्थ क्या हो गया? वह एक कम दुगुना उत्कृष्ट संख्यात हो गया। उत्कृष्ट संख्यात में एक कम उत्कृष्ट संख्यात मिलाया तो वह संख्या कितनी हो गई? एक कम दुगुना उत्कृष्ट संख्यात हो गए ना। तो इस प्रकार वो निकाला है। तो एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर क्या करना? विवक्षित योग स्थान को समखंड करके देने पर, विवक्षित योग स्थान कौन सा हुआ? 280 स्पर्धक जिसमें है वो हो गया। तो उसको समखंड करके दिया तो हर एक पर कितना आया? विरलन पर 40-40। पहले से ऐसा ही आ रहा है ना द्वितीय प्ररूपणा के अनुसार। तो पूर्व खंडों के सदृश खंड होकर स्थित होते हैं। मतलब 40-40 का ही एक खंड होता है। फिर पूर्वोक्त आगे पढ़ो। पूर्वोक्त एक खंड संबंधी प्रक्षेप भागार का विरलन कर ऊपरी विरलन के एक खंड को ग्रहण कर समखंड करके देने पर प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। पूर्वोक्त एक खंड संबंधी प्रक्षेप भागार कितना होता है? 20 होता है। 40 है तो उसमें प्रक्षेप भागार कितने होंगे? 20 होंगे। तो उसका विरलन किया और ऊपरी विरलन पर एक पर प्राप्त जो राशि हो कितनी है? 40-40 है। उसको समखंड करके दिया तो हर एक विरलन पर कितना आएगा? 2-2 आएगा। तो 2 ही यहाँ पर प्रक्षेप का प्रमाण है। उसमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर विवक्षित योग स्थान को प्रति राशि करके मिलाने पर नोट्स असंख्यात भाग वृद्धि होती है। आपके सामने रखो तो लिखने की ये सरल है, एकदम लिखने की आवश्यकता नहीं। और अब आप बोलेंगे तो फिर दिखाऊंगी वापिस। ये अभी 60 पेज पर है, देखो
अंतिम खंड के जगन्य योग स्थान को विवक्षित करके वृद्धि की प्ररूपणा, वहाँ बीच में से अंतिम खंड का विवक्षित योग स्थान के स्पर्धक कितने माने 280, और यह विरलन कितना किया, उत्कृष्ट संख्यात को दुगुना किया, उसमें से 1 माइनस किया तो 7 हुआ। उसका विरलन किया और 280 को समखंड करके दिया तो 40-40 हुआ। फिर उसका एक खंड संबंधी प्रक्षेप भागाहार निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम गुणहानि के प्रथम योग स्थान का जो प्रक्षेप भागाहार है 80, उसको 4 उत्कृष्ट संख्या से खंडित करते हैं तो 20 एक खंड संबंधी प्रक्षेप भागाहार का प्रमाण आता है। और एक खंड संबंधी प्रक्षेप भागाहार का विरलन कर ऊपरी विरलन के एक खंड को ग्रहण कर समखंड करके देने पर प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। तो 2 आ गया। तो फिर विवक्षित योग स्थान में एक प्रक्षेप में लाते हैं तो प्रथम असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान हुआ, मतलब दूसरा योग स्थान आया। फिर उसमें वापस दूसरे योग स्थान में एक प्रक्षेप मिलाए तो तीसरा योग स्थान। इस प्रकार असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान आएंगे। अब कहाँ तक वो असंख्यात भाग वृद्धि होती है वो बताते हैं आगे। उसको प्रतिराशि कर द्वितीय प्रक्षेप को मिलाने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। इस प्रकार तब तक असंख्यात भाग वृद्धि जाती है जब तक विरलन मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट नहीं हो जाते। मतलब सब 20 प्रक्षेप भागाहार हैं, उसका विरलन किया है और उसके ऊपर 2-2 दिया है तो सभी प्रविष्ट हो जाएंगे। तब तक अभी असंख्यात भाग वृद्धि ही चलती है, फिर भी अभी असंख्यात भाग वृद्धि खत्म नहीं होगी। और इतने प्रविष्ट हो गए तो वह उत्कृष्ट योग स्थान ही आएगा ना लास्ट का, तो 40 उसमें मिलेंगे 280 में, तो वापिस 320 हो गए। तो वहाँ उत्कृष्ट योग स्थान ही आ गए ना, वहाँ आगे कुछ वृद्धि है ही नहीं वहाँ पर। अभी असंख्यात भाग वृद्धि खत्म नहीं हुई थी और वहीं पर योग स्थान वहाँ समाप्त हो गए। यहाँ एक असंख्यात भाग वृद्धि ही है क्योंकि ऊपर योग स्थान का अभाव है। एक खंड को ही अपन ने मिलाया तो वहीं पर वहाँ समाप्त हो गया, इसलिए एक असंख्यात भाग वृद्धि ही हुई। अंतिम खंड के जगन योग स्थान को आधार बना करके अपन ने वृद्धि देखी तो एक असंख्यात भाग वृद्धि ही हुई। इस अंतिम खंड को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर वहाँ एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों के जितने समय हैं उतने मात्र योग स्थान यदि ऊपर है तो संख्यात भाग वृद्धि हो सकती है। संख्यात भाग वृद्धि कब प्रारंभ होती है वहाँ पर, तो इस अंतिम खंड को क्या करना, उत्कृष्ट संख्या से भाग देना। 280 है समझो, उसको उत्कृष्ट संख्या 4 से भाग दिया तो कितना आया, 70 आया। तो उसमें एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों के जितने समय है उतने मात्र योग स्थान यदि ऊपर है तो संख्यात भाग वृद्धि हो सकती है। परंतु ऐसा है नहीं क्योंकि इतने वे पाए नहीं जाते। इस प्रकार प्रथम खंड में 3 वृद्धियां होती है, अंतिम खंड में एक असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। शेष खंडों में असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि ये 2 ही वृद्धियां होती है। स्पष्ट हो गए ना। जो अंतिम गुण हानि है योग की, उसमें पहले खंड के अपेक्षा से देखेंगे तो कितनी वृद्धियां हुई, 3 वृद्धियां हुई। बीच के दूसरे तीसरे आदि खंडों में 2 ही वृद्धियां हुई, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। और अंतिम खंड में देखिए तो वहाँ पर एक असंख्यात भाग वृद्धि ही हुई है, संख्यात भाग वृद्धि भी नहीं हुई है। वहाँ योग स्थान की अंतिम गुण हानि में रहने का काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है, क्योंकि वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि नहीं पाई जाती। जब योग स्थान की अंतिम गुण हानि में भी आवली के असंख्यातवे भाग काल तक ही रहता है तो इससे असंख्यात गुणहीन अंतिम जीव गुण हानि में रहने का काल निश्चय से आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। योग स्थान की अंतिम गुण हानि थी अभी जो अपन ने देखी, वो कितनी बड़ी है अंतिम गुण हानि। उसमें जो योग स्थानों की संख्या है वह आधे से अधिक है,
फिर भी वहाँ 3 ही वृद्धियाँ हुई और वहाँ पर भी अवली के असंख्यात्व भाग काल तक ही रह सकता है। और एक जीव गुण हानि का जो आयाम है वो तो इससे असंख्यात गुणाहीन है। मतलब अभी वो बताएंगे कि एक यहाँ पर योग स्थान की जो एक गुणहानि है उसमें असंख्यात जीव गुणहानि स्थान होंगे। जीव गुणहानि जो स्थान है ना, एक एक अपन ने गुणहानि की है वो कितनी होगी, वो असंख्यात होगी। वो किस प्रकार वो सिद्ध करेंगे अभी नीचे। इसलिए वहां पर फिर कितना काल रहना संभव है। तो इसकी पहला खंड है अपन ने 160 का लिया ना, वहाँ हाँ मतलब उसकी अपेक्षा से अपन ने योग स्थानों में कितनी वृद्धि हुई, तो 3 प्रकार की हुई ना। उसी में वृद्धि करते गए तो 3 प्रकार की वृद्धि हुई वहाँ उत्कृष्ट योग स्थान तक। शंका, योग स्थान की अंतिम गुण हानि के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जीव गुण हानि होती है, यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? मतलब 2 प्रकार की गुण हानि हो गई। योग स्थान की गुण हानि मतलब क्या है, यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से देखा। यहाँ पर एक गुणहानि आयाम समान नहीं होगा, हमेशा गुणहानि आयाम समान होता है। लेकिन यहाँ गुणहानि किस अपेक्षा से कहेंगे कि वहाँ पर अवयोग के अविभाग प्रतिच्छेद जहाँ दुगुने हो गए वहाँ तक एक गुणहानि, फिर उससे दुगुने हो गए तो गुणहानि आयाम जो है वो दुगुना होता गया है। और सबसे अंतिम गुणहानि का जो आयाम है वो सबसे बड़ा हो गया, नीचे की सब गुणहानियों से भी सब मिला करके भी उससे अधिक हो गया अंतिम गुणहानि का आयाम। और यहाँ पर जीव गुणहानि की जो है गुणहानि आयाम फिक्स है, वहाँ कम ज़्यादा नहीं है। सब जगह जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण गुणहानि का आयाम है। और उतने स्थान जाने पर वह जीवों की संख्या दुगुनी होती है, फिर आगे आधी होती है जीवों की संख्या। तो वो जीव गुणहानि स्थान कहेंगे उसको, और ये योग गुणहानि स्थान। तो योगों के अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से गुणहानियाँ और वह जीव के संख्या की अपेक्षा से गुणहानियाँ। योग स्थान तो वही क्रम से लेंगे, जगन योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान को ही रखना है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पहले गुणहानि कैसे करेंगे, उस योग के जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो दुगुने जहाँ हुए वह योग की एक गुणहानि हुई, वह जहाँ दुगुने हुई वहाँ एक योग की गुणहानि हुई। और इधर जीव की संख्या दुगुनी हुई तो वहाँ पर जीव की एक गुणहानि हुई। तो ये जीव गुणहानि का जो आयाम है वो बहुत छोटा है, और ये योग की गुणहानि का आयाम है वह उससे असंख्यात गुना है। उसको अब सिद्ध करते आगे। शंका वही की कि योग स्थान की अंतिम गुणहानि के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जीव गुणहानि होती है, यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? एक अंतिम योग की गुणहानि में जीव गुणहानियाँ कितनी हुई? असंख्यात, मतलब असंख्यात गुणहीन है, इसका अर्थ ही क्या हो गया, उसमें असंख्यात जीव गुणहानियाँ हो जाएगी। तो एक बात किस प्रमाण से जानी जाती है? समाधान, वह बात आगम की अनुकूल युक्ति से जानी जाती है। आगम की अनुकूल युक्ति यथा यदि जीव गुण हानि अंतिम योग गुण हानि को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण होती है, तो सब जीव दुगुण हानि शलाकाएं दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण ही होगी। कितनी अच्छी युक्ति देते हैं, देखो। क्योंकि समस्त योग स्थान अध्वान के साधिक अर्धभाग में अंतिम योग दुगुण वृद्धि का अवस्थान है। क्या कहा कि यदि जीव गुण हानि अंतिम योग गुण हानि को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण होती है। जैसे अपन ने एक खंड किए ना, तो इसमें एक खंड मतलब एक जीव गुण हानि ऐसा मानेंगे। मतलब अंतिम जीव गुण हानि में उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जीव गुण हानियाँ होती है, यदि ऐसा मान करके चलेंगे तो सब जीव गुण हानियाँ कितनी होगी? उत्कृष्ट संख्यात से दुगुनी होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी थोड़ी कम ही होगी। क्यों? क्योंकि अंतिम जीव गुण हानि में कितने योग स्थान है? आधे से भी अधिक है, और नीचे आधे है, तो सब जीव गुण हानियाँ कितनी होगी? उसमें उत्कृष्ट संख्यात और नीचे उत्कृष्ट संख्या से भी कुछ कम होगी।
क्योंकि नीचे के योग स्थान कम है। इसलिए एक अंतिम गुणहानि में उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण से भी ज्यादा जीव गुणहानियां होगी, ये सिद्ध होगा। अब आगे और बताते हैं, उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण ज्यादा से ज्यादा संख्या लेकर के माने कि उसमें उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जीव गुणहानियां होती है एक अंतिम जीव योग गुणहानि में। जैसे अभी एक योग गुणहानि में 4 होती है ऐसा माने, तो नीचे समझो कि 3 हुई, 4 और 3 7 ही हुई, ऐसा हो जाएगा। तो उसी प्रकार यह वास्तविक गणित की अपेक्षा से, लेकिन जीव गुणहानियों का प्रमाण कितना बताया है? पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव गुणहानियां है। जीव गुणहानियों की संख्या उतनी है ना, असंख्यात गुणहानियां है। तो यदि उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण ही एक अंतिम गुणहानि में मानेंगे अपन जीव गुणहानियां, तो सब मिलाकर के जीव गुणहानियां कितनी होगी? दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होगी, उससे भी कुछ कम। आगे, यदि एक खंड में 2-2 जीव गुण हानियां पाई जाती है तो सब जीव गुण हानियां चौगुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होती है। और अपन ज्यादा माने कि उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण इसके खंड की है ना, तो एक एक खंड में 2 जीव गुण हानि है, ऐसा मान करके चले तो कितने हो जाएंगे? वहां पर ऊपर दुगुने उत्कृष्ट संख्यात होगी और नीचे दुगुने उत्कृष्ट संख्यात, तो चौगुने उत्कृष्ट संख्यात होगी। मतलब उत्कृष्ट संख्यात को 4 से गुना करो, उतनी जीव गुण हानियां होगी, ऐसा मानते हैं तो। लेकिन ज्यादा है ना यहाँ जीव गुण हानियां, इसलिए एक में असंख्यात होती है, वो सिद्ध करते हैं। अथवा यदि एक खंड में 3-3 जीव गुण हानियां पाई जाती है तो सब जीव गुण हानियां 6 गुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होती है। अब अंतिम जीव गुण हानि के अपने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड किए हैं, उस एक खंड में 3 जीव गुण हानियां होती है, ऐसा यदि मानेंगे तो ऊपर कितने हो गए? अंतिम जीव गुण हानि में उत्कृष्ट संख्यात गुणे 6, क्योंकि एक एक में 3 माने ना। हाँ, ऊपर 3 और नीचे 3, मतलब ऊपर उत्कृष्ट संख्यात से 3 गुने हो गए जीव गुण हानि, उतनी ही नीचे मानेंगे तो कितनी हो गई? उत्कृष्ट संख्यात से 6 गुने जीव गुण हानियां होगी। अथवा यदि एक खंड में 4 जीव गुण हानियां पाई जाती है तो सब जीव गुण हानियां 8 गुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होती है। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र जीव गुण हानियां होती है, ऐसा परम गुरु का उपदेश है। पल्योपम का असंख्याता हुआ भाग मतलब भी वह कहीं असंख्याता संख्या है, वो मध्यम असंख्याता संख्या है। तो इसलिए पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र जीव गुण हानियां है, ऐसा कहा तो एक एक खंड में भी कितने हो जाएंगे? असंख्यात जीव गुण हानियां होगी एक खंड में। अंतिम जीव गुण हानि है, उसके एक एक खंड में 2, 4, 8 उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण भी नहीं, उससे भी असंख्यात गुण हानियां माननी पड़ेगी। पूरे अंतिम जीव गुण हानि में तो असंख्यात गुण हानियां होगी ही, लेकिन उसके एक एक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड किए ना, उसमें एक एक में भी असंख्यात गुण हानियां होगी एक खंड में जीव गुण हानियां, तभी जाकर के वो पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव गुण हानियां सिद्ध होती है। इसलिए एक खंड में पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र जीव गुण हानियां होना चाहिए। एक खंड में कितनी होना चाहिए? सब मिलकर भी पल्योपम का असंख्यातवा भाग है, लेकिन अपन सब उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड किए है ना, तो एक एक खंड में भी पल्योपम के असंख्यातवे भाग ही मानने पड़ेंगे ना, क्योंकि उस पल्योपम के असंख्यातवे भाग को उत्कृष्ट संख्यात से गुना करेंगे तो पल्योपम का असंख्यातवा भाग ही आना है। इसलिए एक एक खंड में भी पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र जीव गुण हानियां होना चाहिए। यथा दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंडों में यदि पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र जीव गुण हानि शलाकाएं प्राप्त होती है तो एक खंड में कितनी प्राप्त होगी? इस प्रकार समान राशियों का अपनयन कर दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात का जीव गुण हानि शलाकाओं में भाग देने पर पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण एक खंडगत
जीव दुगुण हानि शलाकाएं प्राप्त होती है। इससे सिद्ध है कि अंतिम योग गुण वृद्धि के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव गुण हानि होती है। दिखाओ ना। हाँ, यहाँ सिद्ध क्या करना है उनको, जीव गुण हानि का कितनी है जीव गुण हानि यहाँ, तो उसका वो निकाल रहे हैं। मतलब एक अंतिम योग की जो गुण हानि है उसमें भी वो जीव अवली के असंख्यात भाग काल तक ही रहता है। तो एक जीव गुण हानि में तो अवली उससे भी बहुत छोटा अवली का असंख्यात भाग रहेगा ना, क्योंकि एक जीव गुण हानि जो है वह एक योग गुण हानि की अपेक्षा से असंख्यात भाग है। मतलब एक योग स्थान की गुण हानि में असंख्यात जीव गुण हानियां बनेगी। तो असंख्यात जीव गुण हानियां कैसे बनती है, तो उसको उन्होंने युक्ति से सिद्ध करके दिखाया। तो यहाँ अपने अंतिम गुण हानि के समझो उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जीव गुण हानियां होती है, ऐसा मानेंगे। पहले एक ये समझो कि अंतिम योग गुण हानि है, और यहाँ इसके नीचे द्विचरम योग गुण हानि से लेकर प्रथम गुण हानि, इसमें जो योग स्थानों की संख्या है वह कितनी है, आधे से कुछ कम है, और इसमें योग स्थान कितने हैं, आधे से कुछ अधिक है। तो इस प्रकार इसमें जितने होंगे उससे ही उतने ही इसमें होंगे। तो इस पूरे योग स्थान जो है, योग स्थानों की जो संख्या है उसमें आधे योग स्थान तो अंतिम गुण हानि में आते हैं, और आधे जो है पूरी बाकी की सब गुण हानियों में मिलकर के आते हैं। इसलिए ये अंतिम गुण हानि में जितने अपन खंड करेंगे उतने ही इसमें नीचे होंगे। तो यदि हमने ऐसा समझा कि इस अंतिम जीव गुण हानि में कितने जीव गुण हानियां हैं, उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण है, ऐसा पहले माना, तो समझो यहाँ पर 4 है, तो ये दोनों मिला करके कितनी होगी, 8 होगी जीव गुण हानियां। मतलब इसका अर्थ 8 से अपने को मतलब नहीं, दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जीव गुण हानियां पाई जाएगी। यदि हमने एक जीव गुण हानि में उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जीव गुण हानियां हैं ऐसा माना, तो इतने ही नीचे भी होंगे। इसलिए मतलब एक सामान्य रूप से थोड़े कम है, लेकिन उसको सामान्य रूप से समान मान करके समझाया। तो कितने होने चाहिए, दुगुने उत्कृष्ट संख्यात होने चाहिए। अब यहाँ पर ये उत्कृष्ट संख्यात मात्र इसके खंड है। इस एक एक खंड में समझो कि 2 जीव गुण हानियां मानी, 2 जीव गुण हानियां है ऐसा माना, तो इसमें कितने हो गए, दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण, और इसमें कितने हो गए, दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण। तो कितने हो गए, 4 गुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जीव गुण हानियां पाई जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। फिर यदि समझो कि एक एक खंड में 4 जीव गुण हानियां ऐसा माने, 3 मानो, पहले 3 है ऐसा मानेंगे, तो इस अंतिम जीव गुण हानि में कितनी जीव गुण हानियां होगी, तिगुनी उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण, और नीचे कितनी होगी, तिगुनी उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण। सब मिला करके कितनी होगी, 6 गुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण, सब जीव गुण हानियां पाई जाएगी। तो इस प्रकार इतना बढ़ाते बढ़ाते जाओ, फिर भी कितने संख्यात अपन मानेंगे, उत्कृष्ट संख्यात में उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण है मानेंगे, तो भी असंख्यात संख्या वहाँ पर पल्लवम का असंख्यात्व भाग नहीं आएगी। तो जीव गुण हानियां कितनी है ऐसा कहा है, पल्लवम के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। तो एक अंतिम गुण हानि में भी पल्लवम के असंख्यात्व भाग है, और यहाँ पर भी पल्लवम के असंख्यात्व भाग है, और सब मिला करके भी, क्योंकि अपन ने जब देखा तो यह मध्य के नीचे भी पल्लवम के असंख्यात्व भाग प्रमाण है गुणहानियां, नाना गुणहानियां, और यह मध्य के ऊपर। ऐसा यहाँ पर अपन सामान्य रूप से ले सकते हैं। यहाँ पर जो आधे ऊपर है ना जीव गुणहानियां, वो अंतिम गुणहानि में है, और नीचे है वह बाकी की गुणहानि में है। ऐसा इस योग स्थान की अपेक्षा से लगा सकते हैं। वहाँ पर ये योग स्थान अपने जो रखा है ना, यहाँ पर जो दुगुना हुआ और ये अंतिम दुगुण हानि हो गई, इसको अपन योग मध्य यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ अधिक ऊपर है ना योग स्थान, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन सामान्य रूप से बताया। अब यहाँ पर इसलिए क्या कहा कि सब जीव गुण हानियां कितनी है, पल्लवम के
असंख्यातवे भाग प्रमाण है, तो एक जो खंड है उसमें भी पल्लवपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव गुण हानियां है। उसको त्रैराशिक से निकाला ना अभी। लास्ट की दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंडों में, एक खंड कितने किए अपन ने? एक अंतिम गुण हानि के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड किए, जैसे अपन ने 4 किए थे। ये उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण इसके खंड और इसके उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड, तो कितने खंड हो गए? संपूर्ण योग स्थान के दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड हुए। तर दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण, उत्कृष्ट संख्यात गुना 2, इसमें कितनी गुण हानियां है? जीव गुण हानियां पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है। ये फल हो गया, ये प्रमाण हो गया। तो यहाँ पर एक खंड में इच्छा राशि क्या? एक खंड में कितनी जीव गुण हानियां पाई जाएगी? ये उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड की है, तो इसमें एक खंड में कितनी जीव गुण हानियां पाई जाएगी? तो सब में मिला करके कितनी हुई है? पल्ले का असंख्यातवा भाग। तो कितने खंड के? सब योग स्थान के दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण। तो दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंडों में पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव गुण हानियां पाई जाती है, तो एक खंड में कितने होंगे? तो यहाँ फल गुणित इच्छा करेंगे, तो पल्य का असंख्यातवा भाग गुणित 1 और बटे उत्कृष्ट संख्यात गुना 2। उत्कृष्ट संख्यात की संतुष्टि अपनी 15 अंक है और 2 अर्थ संतुष्टि सब जगह रखते हैं। तो यहाँ पर कितनी आएगी? तो इसका भाग देंगे दुगुने उत्कृष्ट संख्यात का, तो भी पल्ले का असंख्यातवा भाग ही आएगा ना। तो इसलिए एक एक खंड में भी जीव गुण हानियां कितनी होती है? पल्लोपम का असंख्यातवा भाग प्रमाण। तो समझो यहाँ पर एक अंतिम खंड में एक ही असंख्यात भाग वृद्धि हुई और इसमें जीव गुण हानियां कितनी है? पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण। और इसकी जो अंतिम जीव गुण हानि है, तो उसमें कितनी कम वृद्धियाँ होगी? असंख्यात भाग वृद्धि भी बहुत कम होगी ना वहाँ पर। तो वहाँ पर जीव का अवली के असंख्यातवे भाग, ये पूरे में अवली का असंख्यातवा भाग रहता है, वो जीव अंतर्मूर्त नहीं रह सकता है जीव। इसलिए जीव गुण हानि में भी वो अंतर्मूर्त नहीं रह सकता है। ये भी बात सिद्ध हुई ना वहाँ पर। मतलब पहले जो बताया था ना, योग यव मध्य से तो ऊपर अंतर्मूर्त रह सकता है, क्योंकि योग यव मध्य कहाँ पर है? यहाँ नीचे है। और जीव यव मध्य कहाँ है? यहाँ पर है। दीदी अभी समझो, बहुत भावभाषण हो रहा है, मतलब स्पष्टता हो रही है कि जीव यव मध्य कहाँ आया है? यहाँ आया है। और योग यव मध्य बहुत नीचे है। तो योग यव मध्य के ऊपर तो अंतर्मूर्त जीव रह सकता है, क्योंकि वहाँ 4 प्रकार की वृद्धियाँ होगी, वहाँ संख्यात गुण वृद्धि भी होगी। लेकिन जीव गुण हानि जो जीव यव मध्य है उसके ऊपर 3 ही वृद्धियाँ होती है, असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है। ये और यहाँ पर स्पष्ट हो गया। और यहाँ तो अभी क्या बता रहे हैं कि ये अंतिम खंड में जो अंतिम जीव गुण हानि है, इसमें वह अवली का असंख्यातवा भाग रहा है कहाँ? क्योंकि सबसे ज्यादा योग यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए वहां पर कितना काल रहना संभव है? अवली के असंख्यातवे भाग काल रहना संभव है, तो उतने काल तक तो उसको रखो वहां पर, तो ज्यादा संचय उसका हो जाएगा, प्रदेश बंध ज्यादा होगा, तो उससे संचय भी ज्यादा होगा। और लास्ट नरक के अंतिम आयु के अवली के असंख्यातवे भाग काल में वहां रखा है उसको। तो उसका जो संचय सब किया हुआ अभी बंधावली व्यतीत नहीं हुई है, तो पूरा का पूरा संचित रहेगा ना उसका, उस सब समय प्रबद्ध। क्योंकि बंधावली व्यतीत होने पर अपकर्षण वगैरह होकर के नीचे भी आ सकता है, लेकिन अवली के असंख्यातवे भाग लास्ट में वहां रखा है, तो वहां पर उतने समय प्रबद्ध उसके उत्कृष्ट रूप से बंधे हुए हैं, तो संचय भी उसका ज्यादा। और उसके पहले अंतर्मूर्त काल कहाँ रखा है? योग यव मध्य के ऊपर रखा है, उसके नीचे नहीं लेके गए हैं। अंतर्मूर्त काल उसको योग यव मध्य के ऊपर रखा और अंतिम अवली का असंख्यातवा भाग यहाँ रखा, क्योंकि उतना ही वहाँ रखना संभव है, अंतर्मूर्त तक वहाँ रहना संभव नहीं है। इस प्रकार ये योग की रचना, मतलब यव मध्य, जीव यव मध्य और योग यव मध्य। और वो योग यव मध्य मतलब ये योग स्थान की अपेक्षा से नहीं है, वो काल की अपेक्षा से है।
मतलब 8 समय वाले योग स्थान यहाँ आते हैं, इसलिए वो योगियों मध्य उसको कहा। मतलब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 समय वाले योग स्थान है ना, वहीं पर आप पूछ रहे थे ना द्विंद्रिय का कहाँ चालू होगा, तो द्विंद्रिय पर्याप्त का जगन्य, त्रिंद्रिय पर्याप्त का जगन्य, चतुरिंद्रिय पर्याप्त का जगन्य, सब वो 4 समय वाले में ही आएंगे। हाँ, और सबके उत्कृष्ट जो है वो ऊपर 2 समय वाले योग स्थानों में आएंगे, क्योंकि सभी में 4, 5, 6, 7, 8 समय वाले योग स्थान रहेंगे। द्विंद्रिय में भी 4, 5, 6, 7 समय वाले सब योग स्थान रहेंगे, त्रिंद्रिय में भी रहेंगे। हाँ, इसलिए जगन्य सब नीचे आएंगे और उत्कृष्ट सब 2 समय वाले योग स्थान में आएंगे, क्योंकि 2 समय वाले योग स्थान बहुत है ना, इसलिए यहाँ पर ये योग मध्य नीचे आता है। असंख्यात बहुभाग 2 समय वाले योग स्थान है। हाँ, वो भी पल्लवम के असंख्यात भाग बार 2 दुगना हुआ है ना। जो जगन्य द्विंद्रिय पर्याप्त का जो जगन्य योग स्थान है उसको दुगुना कितनी बार किया है, पल्लवम के असंख्यात भाग बार किया है ना, क्योंकि उसका वो समय प्रबद्ध का वो पल्लवम के असंख्यात भाग से गुना किया, या उसकी जो अन्योन्याभ्यस्त राशि हो पल्ले का असंख्यातवा भाग है, तो वो भी उतनी होगी शायद गुनाने भी। हाँ, वो तो उससे असंख्यात गुनी होगी। जो योग की गुणहानियाँ हैं उससे ये जीव की गुणहानियाँ असंख्यात गुनी होगी। क्या सभी के बोला ना अभी मैंने, 2 समय वाले योग स्थान बहुत ज़्यादा है, असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, तो उसमें सभी का उत्कृष्ट उसी में आएगा। द्विंद्रिय का भी उत्कृष्ट, त्रिंद्रिय का, चतुरिंद्रिय का, सौदनी का, सबका उत्कृष्ट योग स्थान तो 2 समय वालों में ही आएगा। क्योंकि सभी पर्यायों में 2 समय वहाँ रखते हैं ना उत्कृष्ट योग स्थान में, तो उनका जो उत्कृष्ट योग होगा वहाँ पर रखेंगे उसको। द्विंद्रिय का जो उत्कृष्ट होगा वो बीच में, वहाँ पर उसको 2 समय तक रखेंगे, तो वो 2 समय ही रहते हैं, ऐसा अर्थ हो गया ना। सब जीव आ जाएंगे उसमें, सब जीव स्वामी होंगे उसके योग स्थानों के। ये अपने को नेमिचंद्र आचार्य का बहुत बड़ा उपकार है। नेमिचंद्र आचार्य ने जीवकांड और कर्मकांड में इतना स्पष्ट खुलासा किया है, और टीकाकार जो नेमिचंद्र आचार्य है उन दोनों का इतना महान उपकार है, इसलिए अपन धवला पढ़ सकते हैं। नहीं तो धवला पढ़ना अपना हाथ का नहीं था, क्योंकि पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता है ना। ये कर्मकांड में इतना खुलासा हो गया है, तो अपन योग स्थान और उसके जो जीव गुणहानि योग मध्य सब मालूम हो गया तो ये लग सकता है, तो ये लगना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। नवी पुस्तक में तो वहाँ पर उन्होंने भाव विशुद्धि जो दी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि, उसमें वो मुनियों का उल्लेख है, इसलिए लोगों को लगता है कि मुनि ही पढ़ सकते हैं, श्रावक नहीं पढ़ सकते हैं। रत्नत्रयधारी वहाँ पर दिया है ना भाव शुद्धि के लिए मुनिराज, तो ये उत्कृष्ट स्वामी मतलब उसकी अपेक्षा से दिया है। ऐसा उसका अर्थ ऐसा नहीं कि गृहस्थों को पढ़ना नहीं है, तो ज़्यादा भाव विशुद्धि के लिए वो मुनियों के लिए दिया है। मुख्यतः तो उनके पास ही शास्त्र रहते हैं, अभी श्रावकों के हाथ में अभी प्रेस के कारण सब आ रहे हैं। आपके है ना इसका ये हो रहा है अब कब से, इसलिए वो तेजस व्हायला आहे. पहिला सुरुवातीपासून व्हायला लागले ते त्याने पाठीवर बसलेत ना ह्याच्यामुळे आप थोडा असा आगे बैठो ना. आगे पढ़ने में कुछ नहीं, क्योंकि चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में भी 5वें गुणस्थान में भी 11 अंग का ज्ञान होता है. ऐसा दिया है ना, स्त्रियों को भी होता है, सुलोचना को भी था 11 अंग का ज्ञान. तो पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन शुद्धि पूर्वक पढ़ो, बुद्धि की एकाग्रता से पढ़ो, व्यग्रता से मत पढ़ो. वो जो निषेध किए ना वो व्यग्रता के कारण है. भूकंप आया, बिजली चमकी, उस समय आपने उपयोग की एकाग्रता नहीं रहती है,
इसलिए वहाँ पर निषेध किया है। नारक भाव का आश्रय कर कहे गए ये सब सूत्र गुणित कर्मांशिक के सब भावों में पृथक पृथक कहने चाहिए, क्योंकि ये सूत्र देशामर्शक देखे जाते हैं। तो ये नारक भाव में सब बताए, पर्याप्त योग पर्याप्त भाव ज्यादा, पर्याप्त भाव कम, या वो नहीं है यहाँ पर। बाकी जगन्य आयु योग से आयु को बांधता है, या बाकी जो उत्कृष्ट संश्लेष बहुत बार संश्लेष को प्राप्त होता है, बहुत बार उत्कृष्ट योग को प्राप्त होता है, अंत में अंतर्मुहूर्त योग यव मध्य के ऊपर रहता है, और अवली के असंख्यात विभाग अंतिम समय में जीव गुण हानि के अंतिम जीव गुण हानि में रहता है। ये सभी बातें बीच बीच में भी जो तरह के भाव होंगे ना, वहाँ पर भी लगाना तो उत्कृष्ट संचय ज़्यादा होगा वहाँ पर। इसलिए देशामर्शक कहा उसको। नारक भाव का आश्रय कर कहे गए ये सब सूत्र गुणित कर्मौशिक के सब भावों में पृथक पृथक कहने चाहिए। जो भी भाव धारण करेगा उस समय सब भाव में ऐसा होगा उसका, इसीलिए तो उसको गुणित कर्मौशिक कहा है, क्योंकि ये सूत्र देशामर्शक देखे जाते हैं। मतलब अंतिम भाव में ऐसा होगा ऐसा नहीं, प्रत्येक भाव में सब ऐसा होगा। यदि कहा जाए कि एक भाव में यव मध्य के ऊपर और अंतिम गुण हानि में अंतर्मुहूर्त व आवली के असंख्यातवें भाग काल तक रहता है, सो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक संभव है वहाँ तक वहीं पर अवस्थान कहा गया है। जहाँ जो योग योग मध्य के ऊपर भेजना उसको शक्य है, उतने समय उसको योग योग मध्य के ऊपर ही रखेंगे। अंत में ही अंतर्मुहूर्त काल रहता है ऐसा नहीं, भाव के बीच में भी रहता है। सूत्र है दुचरिम त्रिचरिम समये उक्कस्य संकिलेशम गदो। द्विचरम व त्रिचरम समय में उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ। अवले के असंख्यातवें भाग काल तक उसको जीव गुण हानि में रखा, अंतिम जीव गुण हानि में। वापिस लास्ट के जो समय है द्विचरम और त्रिचरम, उस समय 2 समयों में उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ। उसका उत्कर्षण कराना है ना, इसलिए नहीं। पढ़ो नीचे देखते हैं। शंका द्विचरम व त्रिचरम समयों में उत्कृष्ट संक्लेश को किस लिए प्राप्त कराया? समाधान बहुद्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए उन समयों में उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त कराया गया है। शंका यदि ऐसा है तो उक्त 2 समयों को छोड़कर बहुत समय तक निरंतर उत्कृष्ट संक्लेश को क्यों नहीं प्राप्त कराया गया? समाधान नहीं, क्योंकि इन 2 समयों को छोड़कर निरंतर उत्कृष्ट संक्लेश के साथ बहुत काल तक रहना संभव नहीं है। शंका उत्कृष्ट योग रहता है, लेकिन योग का नहीं, यहाँ संक्लेश का बता रहे ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम ऐसा। हाँ, लेकिन दीदी समझ में नहीं आता, द्विचरम समय में त्रिचरम समय में ही बस होता है संक्लेश। उस समय में ही होता है ऐसा कहा। यहाँ पर अपने को संचय जितना बढ़ सकता है इतना बढ़ाना है ना, इसलिए द्विचरम और त्रिचरम समय में वहां पर उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त कराया। बहुत ज्यादा उत्कर्षण करने के लिए। इस सूत्र को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा संक्लेशावास सूत्र से ही हो जाती है। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संक्लेशावास सूत्र से जो नारक भाव के अंतिम समय में उत्कृष्ट संक्लेश का प्रसंग प्राप्त था, उसका प्रतिषेध करना इस सूत्र का प्रयोजन है। मतलब अंतिम समय में उत्कृष्ट संक्लेश नहीं होगा, द्विचरम और त्रिचरम समय में होगा। अब उसका भी आगे प्रश्न करते हैं। शंका उत्कृष्ट संक्लेश का नरक भाव के अंतिम समय में प्रतिषेध किस लिए किया जाता है? समाधान क्योंकि वहाँ अपकर्षण के होने पर भी द्रव्य का विनाश नहीं होता। अपकर्षण हो भी गया वहाँ पर अंतिम समय में, बिना मतलब संक्लेश नहीं है, वहाँ पर अपकर्षण हो भी गया अंतिम समय में, तो सब सत्ता में ही रहेगा ना वो। हाँ, उसका तो उदय नहीं हो सकता, इसलिए
द्रव्य का विनाश नहीं होता, इसलिए वहाँ पर अंतिम समय में संक्लेश को न प्राप्त करा करके द्विचरम और त्रिचरम समय में उसको उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त कराया, जिससे उत्कर्षण होकर के वो सत्ता में रहेगा। या तो फिर द्विचरम और अंतिम समय में करते ना उसको। चरम समय के पहले तो सर्वत्र यथा समय उत्कृष्ट संक्लेश ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर संक्लेशावास सूत्र के निष्फल होने का प्रसंग प्राप्त होता है। जितनी बार हो सकता है उतनी बार उसको उत्कृष्ट संक्लेश को बीच बीच में भी प्राप्त कराया है, लेकिन अंतिम समय में उत्कृष्ट संक्लेश नहीं लेना, इसलिए यहाँ पर द्विचरम और त्रिचरम समय में उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ ऐसा कहा है। हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं है ऐसा कहना उनको। अपकर्षण हो भी गया तो हमारा कुछ घाटा नहीं है अंतिम समय में, लेकिन द्विचरम और त्रिचरम समय में नहीं होना चाहिए ये कहना है उनको। उस समय ज़्यादा उत्कर्षण कराने के लिए वो संचय ज़्यादा हो जाएगा ना वहाँ उसका। ना और नीचे के एक निषेक का और ऊपर आएगा ना वहाँ पर पहले करेंगे। हाँ, इसलिए उत्कर्षण उसका और बढ़ा करके वहाँ उसमें सत्व में ज़्यादा बढ़ जाएगा ना वहाँ पर। आगे चरम दुचरिम समय उक्कस जोगम गदो। चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। शंका, चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को किसलिए प्राप्त कराया? संक्लेश तो द्विचरम और त्रिचरम समय में कहा उत्कर्षण के लिए, और यहाँ योग उत्कृष्ट कब? चरम और द्विचरम समय में। उत्कृष्ट योग से बहुत द्रव्य का संग्रह कराने के लिए उक्त समयों में उत्कृष्ट योग को प्राप्त कराया है। शंका, यदि ऐसा है तो दो समयों के सिवा निरंतर बहुत काल तक उत्कृष्ट योग से क्यों नहीं परिणाम आया? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरंतर उत्कृष्ट योग में 3 आदि समय तक परिणमन करते रहना संभव नहीं है। क्योंकि उत्कृष्ट योग सब 2 समय वाले हैं ना ऊपर, इसलिए 2 समय तक ही वहाँ रह सकते हैं। शंका, इस सूत्र की रचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योगावास सूत्र से इस सूत्र के अर्थ का कथन हो जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संक्लेश के समान उत्कृष्ट योग का कर्म स्थिति के भीतर प्रतिषेध नहीं है, यह बतलाना इस सूत्र का प्रयोजन है। नीचे सर्वत्र यथा समय उत्कृष्ट योग ही होता है, क्योंकि ऐसा माने बिना योगावास सूत्र के निष्फल होने का प्रसंग आता है। चरिम समय तब भवतो जादो तस्य चरिम समय तब भवतस्य नानावर्णीय वेयना दव्वदो उक्कसा। चरम समय में तद्भवस्त हुआ। उस चरम समय में तद्भवस्त हुए जीव के ज्ञानावरण की वेदना द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। हाँ, संक्लेश के समान, माने उन्होंने प्रश्न किया था ना, योगावास सूत्र आया ही है क्योंकि बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग को प्राप्त होता है, ये पहले आया हुआ है। फिर इस सूत्र की जरूरत नहीं थी कि चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग होता है ऐसा, तो इसलिए कहा कि उसका प्रतिषेध नहीं है, यही बताना है। बीच में भी बहुत बार उत्कृष्ट योग को वो प्राप्त हुआ, इसका निषेध नहीं है। लेकिन चरम और द्विचरम समय में तो उसको सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट योग को प्राप्त कराना है नियम से, लेकिन बीच का निषेध भी नहीं है। शंका, यही नारद भाव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व किस लिए दिया जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्थिति का अनुसरण करने वाली ही शक्ति स्थिति होती है, उससे अधिक नहीं होती। इसका कारण यह है कि कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए कर्म स्कंदों का कर्म स्थिति से आगे के समयों में अवस्थान नहीं पाया जाता। कर्म स्थिति के पहले समय में जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है, उसकी वहाँ पर व्यक्ति कहाँ से तक हो सकती है? अंतिम समय तक ही, उसके आगे नहीं। क्योंकि वो पहले समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसका उत्कर्षण करते करते कहाँ तक हो सकता है? 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक ही उसकी शक्ति स्थिति है, वहाँ तक हो सकता है, और वहाँ तक ही उसकी व्यक्ति भी होगी।
जिस समय में वह उदय में आता है वही उसकी व्यक्ति स्थिति होती है। आगे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, इसलिए यदि कोई कहे कि वहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व देना योग्य है, सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना उपाद योग के निमित्त से प्राप्त होने वाले द्रव्य से गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुआ गोपुच्छा का द्रव्य बहुत पाया जाता है। आगे भी मतलब नरक भोग के अंतिम समय के आगे भी ज्ञानावरण का बंध तो होता ही रहता है ना। इसलिए यदि कोई कहे कि वहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व देना योग्य है, सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि आगे अगला समय कौन सा हो गया, वह उपपाद का हो गया। उसके बिना उपपाद योग के निमित्त से प्राप्त होने वाले द्रव्य से, उपपाद योग से जो समय प्रबद्ध का बंध होगा, उससे गुणित कर्मांशिक के उदय में आया हुआ जो द्रव्य है गोपुच्छ, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, उदय से वहाँ बंध ज़्यादा किया है नारक भोग के अंतिम समय में, और यहाँ परिणाम उपपाद योग स्थान है तो संचय कम हो रहा है, और जो उदय में आ रहा है वो बड़ा समय प्रबद्ध है, तो वह निकल के जा रहा है, इसलिए उसका संचय ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। बंध कम है और उदय ज़्यादा है, इसलिए। शंका, आयु बंध के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक तो आयु बंध के काल में भी तात्कालिक ज्ञानावरण के बंध से गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा स्तोक पाई जाती है, और दूसरे आयु बंध के काल में संचित हुए द्रव्य से आगे बहुत द्रव्य का संचय देखा जाता है। इसलिए आयु बंध के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं दिया गया है। प्रश्न क्या था वहाँ पर? आयु बंध का जब बंध हुआ उसके पहले समय में, आयु बंध के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में, मतलब अभी आयु बंध नहीं किया, उसके पहले ही वहाँ पर आयु बंध करते समय ज्ञानावरण को कम मिलेगा ना बंटवारे में, इसलिए आयु बंध करने के पहले वहाँ पर संचय ज़्यादा क्यों नहीं बताया? तो उसका उत्तर दिया कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक तो आयु बंध के काल में भी आयु बंध करेगा तो उस समय भी तात्कालिक ज्ञानावरण के बंध से, उस समय जो ज्ञानावरण का बंध हो रहा है, आयु कर्म का बंध होते हुए भी ज्ञानावरण का बंध हो रहा है, तो बंध से गुणित कर्मांशिक जीव को उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा क्या है? स्तोक है, स्तोक पाई जाती है, मतलब उदय कम है और बंध ज़्यादा है। और दूसरे आयु बंध के काल में संचित हुए द्रव्य से आगे बहुत द्रव्य का संचय देखा जाता है। आयु का बंध हो गया, फिर वहाँ विश्रमण काल है आगे, उस समय उत्कृष्ट योगों को प्राप्त कराया तो वहाँ संचय ज़्यादा हो गया ना, इसलिए आयु बंध के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं दिया गया है। मतलब आयु बंध के काल में भी ज्ञानावरण का संचय हो रहा है, और आयु बंध खत्म होने के बाद भी उसको अंतिम इसमें रखा है, योग योग मध्य के ऊपर रखा है, और दो अंतिम आवली का संख्या तो भाग जीव अंतिम जीव गुणाने में रखा है, और अंतिम दो समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त कराया है, तो संचय ज़्यादा ही हो गया ना वहाँ पर। इसलिए आयु बंधक के अभिमुख जीव को न लेकर के नरक भोग के अंतिम समय में रहने वाले जीव का उत्कृष्ट संचय अधिक पाया जाता है। आयु बंध भी हो रहा हो तो वह ज्ञानावरण का जो बंध हो रहा है तो ज़्यादा योग से मतलब बांध रहा है, उससे उदय जो मतलब उदय में आकर के जो खिर रहा है वह कम ही खिर रहा है। वो गुणित कर्मौशिक है ना, तो नीचे के जो निषेक है वो पतले होते हैं, ऊपर ज़्यादा निषेक होते हैं, तो वहाँ जो बंद कर रहा है उससे ये उदय रूप गोपुच्छा जो है वो कम है, इसलिए कुछ तोटा नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बंद तो हो रहा है ना उसका और उदय तो थोड़ा ही है, इसलिए उदय कम ही है ऐसा। ये गुणित कर्मौशिक की उल्टी रचना बताई ना, तो नीचे की जो निषेक है वो कम है और ऊपर के निषेक है वो अधिक है। आगे कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधा हुआ द्रव्य उदय स्थिति में ही पाया जाता है। अभी जो संचय हुआ है ना वहाँ पर अंतिम समय में,
तो कर्म स्थिति के पहले समय में जो बांधा था समय प्रबद्ध, अभी वो सत्व रूप है, लेकिन वहाँ उदय रूप भी है। वह उस समय में खिर जाएगा, अगले समय में नहीं रहेगा। वह एक अंतिम निषेक उसका पाया जाएगा केवल, जैसे अपन 9 मानते हैं अंतिम निषेक, तो एक ही वहाँ पर पहले समय प्रबद्ध का रहेगा। क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति एक समय शेष रहती है। कर्म स्थिति के द्वितीय समय में संचित हुआ द्रव्य उदयादि 2 स्थितियों में पाया जाता है। मतलब एक उदय रूप होगा निषेक, द्विचरम निषेक, और चरम निषेक जो है सत्ता में होगा, वो उदय रूप नहीं होगा। क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति 2 समय शेष रहती है। इस प्रकार सब समय प्रबद्धों की अवस्थान के योग्य स्थितियां कहनी चाहिए। और यह नियम भी नहीं है कि 3 रहेंगी, फिर चौथे समय प्रबद्ध की 4 रहेगी, क्योंकि वो जितना आगे जाकर के बांधा है उतने उसकी शक्ति स्थिति ऊपर बढ़ गई है। कल अपने उत्कर्षण देखा था ना, वैसे ही लगाना उसका। और यह नियम भी नहीं है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों की अक्रम से गुणित घोलमान आदि अवस्थाओं के होने पर निर्जरा पाई जाती है। और सभी समय प्रबद्ध रहेंगे ऐसा भी नियम नहीं है, ये बताया। लेकिन उत्कृष्ट संचय करने के लिए वो सबको रखना है वहाँ पर। लेकिन ये नियम भी नहीं है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों की, जब अपन गुणित असंख्यात गुणित श्रेणी निर्जरा होती है तो एक साथ कितने खिरते हैं? असंख्यात समय प्रबद्ध खिरते। पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण इतने समय प्रबद्ध एक साथ निर्जरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए वो गुणित कर्मौशिक नहीं होगा, लेकिन गुणित घोलमान जीवों की अपेक्षा बताए ना, गुणित घोलमान आदि मतलब शपित घोलमान, शपित कर्मौशिक, इन जीवों की इसमें आदि अवस्थाओं के होने पर निर्जरा पाई जाती है। वही अभी उसका कोई खुलासा नहीं है, लेकिन जब आगे जाकर के उन्होंने 4 प्रकार के जीवों के सत्व बताए हैं। गुणित कर्मौशिक वाले के सत्व स्थान ऊपर है, उसके नीचे गुणित घोलमान के हैं, मतलब गुणित कर्मौशिक और गुणित घोलमान दोनों के हैं। फिर उसके नीचे गुणित घोलमान और शपित घोलमान दोनों के सत्व स्थान है। उसके नीचे फिर केवल शपित कर्मौशिक, शपित घोलमान और शपित कर्मौशिक के हैं, और उसके नीचे शपित कर्मौशिक के हैं। ऐसा सब वो चार्ट भी निकाला है मैंने, तो वो सब दिखाए हैं। और उसमें और कोई 1-2 आया है वहाँ पर, तो उससे ऐसा भाव भाषण हुआ है कि गुणित घोलमान में गुणित और शपित का मिक्स रहता है, और शपित घोलमान में भी गुणित और शपित का ये रहता है। लेकिन गुणित घोलमान में क्या लेंगे? गुणित कर्मौशिक की अधिक मात्रा और शपित की कम मात्रा, और शपित घोलमान में गुणित की ज़्यादा, शपित कर्मौशिक की ज़्यादा मात्रा और गुणित की कम मात्रा, ऐसा मिला करके उसका संयोग होकर के वो गुणित घोलमान और शपित घोलमान हुए हैं। लेकिन उसका कोई खुलासा यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है घोलमान अर्थ का। इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि कर्म स्थिति का प्रथम समय प्रबद्ध गुणित कर्मांशिक जीव के अंतिम समय में उत्कर्षण के अयोग्य है। द्वितीय समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य है। क्या बताए? कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर 3000 वर्ष तक आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य। उसके ऊपर पढ़ा क्या अभी? यह निष्कर्ष निकला कि कर्म स्थिति का प्रथम समय प्रबद्ध गुणित कर्मौशिक जीव के अंतिम समय में उत्कर्षण के अयोग्य है, उसका उत्कर्षण नहीं होगा। द्वितीय समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य है, उस समय उसका उत्कर्षण नहीं होगा। इस प्रकार कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर 3000 वर्ष तक आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य है, क्योंकि आबादा में वह द्रव्य दिया नहीं जाता है। ये आगे बताएंगे ना, क्योंकि इनके अतिस्थापना और निक्षेप नहीं पाया जाता। इसका दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। अब इस शिविर में आएगा भी नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि अभी चूलिका में योग का प्रकरण आएगा। आगे चूलिका या अधिकार है ना, उसमें योग का सब वर्णन किया है।
तो यहाँ पर एक कर्म स्थिति का प्रथम समय है। 30 कोड़ा-कोड़ी से अगर अपन ने यहाँ स्थिति बंद किया ज्ञानावरण का, तो इस समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध 30 कोड़ा-कोड़ी सागर का यहाँ बंद नहीं किया, क्योंकि यहाँ एक केंद्र में था, बंद तो उसने कम किया था, लेकिन इस समय में बांधा हुआ, यहाँ से अपन 30 कोड़ा-कोड़ी प्रारंभ करते हैं गिनने के लिए। तो ये प्रथम कर्म स्थिति का प्रथम समय कहेंगे इसको। तो इस प्रकार ये प्रथम समय में बांधा हुआ भी एक कर्म स्थिति का अंतिम समय है। यहाँ पर यह जीव स्थित है अब अंतिम समय में, और इस अंतिम समय में इसका एक निश्चय शेष है, वो उदय रूप होकर के खिरने वाला है, उदय रूप ही है। अब इसका उत्कर्षण संभव है क्या? ये इसका अंतिम निश्चय के हाँ करके स्थित है, अब इसका उत्कर्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी शक्ति स्थिति खत्म हुई। इसलिए और उदयावली के प्राप्त निश्चयों का तो उत्कर्षण होता भी नहीं है, इसलिए फिर भी नहीं होगा। फिर दूसरे समय में जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसका उत्कर्षण होगा क्या? तो उसके 2 निश्चय है, समझो उसकी शक्ति स्थिति कितनी है, 2 समय है, तो उसका उत्कर्षण नहीं होगा, दोनों का भी उत्कर्षण नहीं होगा। इस प्रकार तीसरे समय में चौथे समय में बांधे हुए सब समय प्रबद्ध यहाँ शेष है। इसकी तीसरे समय वाले की यहाँ शक्ति स्थिति कितनी रही है? 3 समय है, 3 निश्चय है उसके, तो 3 समय उसकी स्थिति है। तो ये इस प्रकार आगे आगे के समयों में एक एक समय अधिक शक्ति स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर इस समय में उत्कर्षण हो रहा है, तो इस समय में जो समय प्रबद्ध बांधेगा, उत्कृष्ट स्थिति बंद किया उसने उस समय में, तो उसकी आबादा कितनी होगी इस समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध की? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष इसकी आबादा होगी, और उसके ऊपर ही उसकी निषेक रचना होगी। तो यहाँ पर यदि अपने को उत्कर्षण करना है, तो जिनकी शक्ति स्थिति 3000 वर्ष है, उन समय प्रबद्धों का अपन उत्कर्षण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वह देंगे तो कहाँ देंगे? 3000 वर्ष के ऊपर वो जाने वाले नहीं है, और 3000 वर्ष तो आबादा है। तो इसलिए इस 3000 वर्ष में प्रथम समय से लेकर के जो बांधे हुए समय प्रबद्ध, वे सभी हाँ सत्ता में है 3000 वर्ष, और उनकी शक्ति स्थिति कितनी है? 3000 वर्ष ही है, उसके ऊपर वो जाएंगे नहीं। तो उनका उत्कर्षण कैसे करेंगे? तो 3000 वर्ष समय के ऊपर जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है, वह उत्कर्षण के योग्य हो जाएगा, क्योंकि उसका एक निषेक ऊपर 3000 वर्ष के ऊपर एक जो निषेक है उसमें केवल उत्कर्षण होगा, उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति 3000 वर्ष प्लस एक समय है। फिर उसके ऊपर के समय का एक एक निक्षेप और अधिक ऊपर होता जाएगा। इसलिए 3 कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर 3000 वर्ष के बीच बंधे हुए जो समय प्रबद्ध है, उनकी शक्ति स्थिति अब 3000 वर्ष ही ज़्यादा से ज़्यादा इसकी है अंतिम की, इसलिए उसका उत्कर्षण वहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतने में आबादाई आती है। इसलिए अतिस्थापना और निक्षेप ये 2 उसमें पाए नहीं जाते हैं, इसलिए वहाँ पर उसका उत्कर्षण नहीं होता है। अतिस्थापना भी बननी चाहिए और निक्षेप भी बनना चाहिए ना, तो केवल अतिस्थापना ही हो जाएगी, निक्षेप होगा ही नहीं वहाँ पर। कशाला? एक समय में निक्षेप हो सकता है ना, एक समय में डाल सकता है, डालने में कुछ तकलीफ नहीं है। अतिस्थापना तो वो अवली प्रमाण होनी चाहिए, लेकिन जो निक्षेपण है वो एक समय में भी दे सकते हैं। नहीं, आवली प्रमाण यदि अतिस्थापना वहाँ बनती है तो एक समय में भी डाल सकते हैं वहाँ पर। एक समय अधिक 3000 वर्ष आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध उत्कर्षण के अयोग्य नहीं है, क्योंकि 3000 वर्ष प्रमाण आबादा को अतिस्थापित करके आगे की एक स्थिति में इसका निक्षेप पाया जाता है।
दो समय अधिक 3000 वर्ष आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य नहीं है, क्योंकि 3000 वर्ष को अतिस्थापित करके आगे की दो स्थितियों में इसका निक्षेप देखा जाता है। इस प्रकार अतिस्थापना को अवस्थित करके 3 समय आदि के क्रम से कर्म स्थिति के भीतर बांधकर एक समय अधिक बंधावली को गलाकर स्थित हुए समय प्रबद्ध के प्राप्त होने तक निक्षेप ही बढ़ाना चाहिए, किंतु अगलित बंधावलियों का न तो उत्कर्षण ही होता है और न अपकर्षण ही। कर्म स्थिति के नीचे एक आवली प्रमाण आओ, उस बंधावली में बंधे हुए समय प्रबद्ध का कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी बंधावली व्यतीत नहीं हुई है। बंधावली व्यतीत होने के बाद ही उत्कर्षण होता है। बस इस तरह जिस प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय में ठहराकर उत्कर्षण का विचार किया है, उसी प्रकार कर्म स्थिति के द्विचरम समय से लेकर प्रथम समय तक के समयों को विवक्षित करके उत्कर्षण विधि का कथन करना चाहिए। इस प्रकार एक समय में लगाना भी मुश्किल है, अब सब समयों में लगाओ। द्विचरम समय में किस किन का उत्कर्षण होगा, त्रिचरम समय में किन किन का उत्कर्षण होगा, उतना जितने का हो सकता है उतने का उत्कर्षण करा करके संचय ज़्यादा करना है ना, इसलिए वो बता दें। जानिए योग और जीव में अंतर जानिए। भेद ज्ञान कीजिए। मैं निर्योग स्वरूप चेतन जीव हूँ। मैं कर्म योग नहीं हूँ। मैं ज्ञान योग स्वरूप हूँ। विसर्जन।